नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास के अंदर फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हो चुके हैं 42 प्रश्न। इसको हम देखते हैं दोबारा से, और 2 क्लासें पहले हो चुकी है, नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। ये तीसरी क्लास है और 42 प्रश्न और इसकी व्याख्या देखेंगे आगे। ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 किस देश ने जारी किया था? तो ऑर्डर इन काउंसिल इंग्लैंड ने जारी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य की नाकेबंदी करने के उद्देश्य से नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था लाया था, जिसके तहत सर्वप्रथम 21 नवंबर 1806 को बर्लिन आदेश के तहत ब्रिटेन की नाकेबंदी की, जिसके तहत यूरोप का व्यापार निषेध कर दिया गया। 1807 के वारसा आदेश के तहत प्रशा तथा हेनोवर के तटों पर अंग्रेजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड ने इसके प्रत्युत्तर में जनवरी 1807 में ऑर्डर्स इन काउंसिल के आदेश के तहत फ्रांसीसी जहाज को इंग्लैंड के प्रभाव से दूर रहना था। 1807 में नेपोलियन मिलान आदेश के तहत किसी भी देश का कोई भी जहाज अंग्रेजी बंदरगाह से आया तो उसका माल जब्त कर लिया जाएगा, ये नेपोलियन ने आदेश निकाला। इस क्रम में नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर बोगेंजा वंश का पतन कर दिया। 18 अक्टूबर 1810 को नेपोलियन ने फाउंटेनब्लू के आदेश के तहत जब्त माल को सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था यानी यूरोप के अंदर इंग्लैंड का व्यापार किसी भी दूसरे देश से नहीं होने देना, ये नेपोलियन की एक व्यवस्था थी, जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन ने किस देश को पराजित किया था? तब मिस्र को। नाम से पता चल रहा है पिरामिड, यानी पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र के अंदर। मिस्र अभियान के दौरान नेपोलियन ने 1798 में पिरामिड की लड़ाई में मिस्र को पराजित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति का अंत किया है, कथन किसका है? तो ये नेपोलियन का है। नेपोलियन का उद्भव उन परिस्थितियों की देन है जिसमें इन्होंने क्रांति के सिद्धांत तथा भावनाओं के अनुसार कार्य किया, जैसे सामंतवाद का विनाश, चर्च पर राज्य का नियंत्रण। नेपोलियन विधि संहिता में क्रांति काल में बने श्रेष्ठ कानूनों को शामिल, लेकिन नेपोलियन ने अंत में गणतंत्र को समाप्त कर, यानी गणतंत्र जो था उसको समाप्त कर निरंकुश तंत्र को संगठित किया। राष्ट्रीय भावना तथा बंधुत्व के विपरीत साम्राज्यवादी नीति अपनाई। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने पोप के साथ कॉन्कोर्डेटा धार्मिक समझौता कब किया? तो ये 1801 ईस्वी में धार्मिक समझौता किया। नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के साथ 14 जुलाई 1801 में एक धार्मिक समझौता किया, जिसके तहत रोमन कैथोलिक, यानी ईसाई 2 तरह के होते थे, रोमन कैथोलिक होते थे और प्रोटेस्टेंट भी होते थे। रोमन कैथोलिक धर्म के स्थान पर फ्रांसीसी नागरिक को बहुमत के धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। नेपोलियन सिद्धांतवादिता से कितना स्वतंत्र था और धर्म का महत्व कितना समझता था? कॉन्कोर्डेटा इसका प्रमाण है। उसने एक बार कहा था, लोग कहेंगे मैं पोपवादी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। यानी नेपोलियन जिस देश में जाता उस देश के हिसाब से वो बन जाता था। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया? तो 1800 ईस्वी में किया। इसकी व्याख्या है, नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्पेन के फोड़े ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसको IMP लगा ले इस प्रश्न को। इसका आंसर किसका कथन था? तो नेपोलियन का था। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन के शासक चार्ल्स चतुर्थ तथा उसके पुत्र फर्डिनेंड की लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों को शासन सत्ता से वंचित करके अपने भाई जोसेफ को वहां का शासक बना दिया। इस अपमान से स्पेनिश जनता में राष्ट्रीय भावना उग्र हो गई और ऑस्ट्रियस के नेतृत्व में स्पेन की जनता ने छापामार रणनीतिक संघर्ष शुरू किया। जून 1808 में ईस्वी में वायलेन के युद्ध में स्पेनिश राष्ट्रवादियों ने फ्रेंच सेना को, यानी नेपोलियन के भाई की जो सेना थी नेपोलियन की, उनको हरा दिया और जोसेफ मैड्रिड, स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड, भाग गया। नेपोलियन ने आकर विद्रोह को दबाया, लेकिन उसके जाते ही पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ और जुलाई 1812 ईस्वी में सेलामेंका की लड़ाई तथा मई 1813 में विक्टोरिया के युद्ध में स्पेन वासियों ने अंग्रेज सेना की सहायता से फ्रेंच सेना को हरा दिया। स्पेनिश वार ने यूरोप में राष्ट्रवाद की तीव्र लहर पैदा कर दी, इसलिए नेपोलियन ने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, ट्राफलगर का प्रसिद्ध जल युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1805 ईस्वी में लड़ा गया। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच
जल युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौसेना के माध्यम से लड़ा गया था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई, लेकिन उसका महान जल सेनापति नेल्सन मारा गया। इस युद्ध में के बाद नेपोलियन ने हमेशा के लिए इंग्लैंड के साथ जल युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया, क्योंकि जल युद्ध में इंग्लैंड की बराबरी उस समय कोई नहीं कर सकता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा मानी जाती है? तो टिलसिंथ की संधि चरम सीमा मानी जाती है नेपोलियन के उत्कर्ष की। 14 जून 1807 के फ्रीडलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को पराजित किया तथा युद्ध के बाद अलेक्जेंडर को टिलसिंथ नगर में संधि के लिए विवश होना पड़ा। अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से उस समय कहा, यूरोप क्या है, मैं और तुम ही यूरोप हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के किस अभियान का जीवंत वर्णन लियो टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक किया? तो मास्को यानी रूस का वर्णन किया है। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया और रूसी सेनाओं ने फसलों को नष्ट करते हुए पीछे हटने तथा छापामार हमले करते रहने की नीति अपनाई और 14 सितंबर 1812 को नेपोलियन मास्को में प्रविष्ट हुआ। रूस के जार ने साइबेरिया की ओर से पीछे हटना उचित समझा। इस दौरान बोरोडिनो तथा तारुतिनो के युद्ध में नेपोलियन ने रूसी सेना को पराजित किया, लेकिन जब नेपोलियन ने रूस की सीमा छोड़ी तो वो 5 लाख सैनिक खो चुका था। रूस में एक कहावत प्रचलित थी कि सभी जनरल हार जाए तो भी दिसंबर और जनवरी तो अजय है, यानी दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें कोई भी जीत नहीं सकता है। और रूस के अंदर तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, विश्व की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है रूस के अंदर, जिसकी वजह से नेपोलियन की सेना हार गई थी। अगला है, किस युद्ध में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? तो 1804 ईस्वी में 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रेदाम गिरजाघर में राज्याभिषेक करवाकर विधिवत फ्रांस का शासक बना। और राजमुकुट पोप ने जब नेपोलियन के सिर पर रखना चाहा तो पोप के हाथ से मुकुट लेकर उसने स्वयं ही अपने हाथों से पहन लिया और बुदबुदाया कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया, तो उसे पहनने का श्रेय दूसरे को क्यों दूं? अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया? तो उसे सेंट हेलेना जो दक्षिण अटलांटिक द्वीप है वहां पर भेज दिया गया। व्याख्या देखते हैं अपन। 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में, वाटरलू वर्तमान में बेल्जियम के अंदर है, नेपोलियन मित्र राष्ट्रों की सेना यानी वेलेजली और ब्लूखर से पराजित हुआ और 15 जुलाई 1815 को नेपोलियन ने मेटलैंड में आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को गिरफ्तार करके दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, कोर्सिका द्वीप किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को, यानी 15 अगस्त जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था, और 1769 यानी गांधी जी से ठीक 100 साल पहले नेपोलियन का जन्म कोर्सिका टापू पर हुआ था। रूसों ने एक बार कहा था कि एक दिन वह टापू सारे यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा, यानी नेपोलियन के जन्म से पहले रूसो होता और रूसों ने पहले से कह दिया था उसके बारे में, यानी भविष्यवाणी कर दी थी कि वहां से उस टापू से एक व्यक्ति ऐसा जन्म होगा जो फ्रांस को पूरी तरह से बदल देगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अमीन्स की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में आमिया या अमीन्स की संधि के तहत फ्रांस का इंग्लैंड के साथ चल रहे 9 वर्षों का संघर्ष समाप्त हो गया तथा इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है, एल्बा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा? तो मार्च 1815 में नेपोलियन वापस फ्रांस लौटा। वीना सम्मेलन 1815 में अध्यक्ष मेटरनिख था। में मित्र राष्ट्रों के आपसी विरोध का फायदा उठाकर नेपोलियन 10 महीनों बाद केवल 12 सैनिकों के साथ एल्बा से पेरिस लौट आया। हालांकि नेपोलियन का शासन मात्र 100 दिन यानी 20 मार्च से 29 जून 1815 ही रह पाया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो नेपोलियन के जीवन पर रूसो का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी नेपोलियन ने रूसो को पढ़ा था, जिसकी वजह से उसकी किताबों का बहुत ज्यादा प्रभाव नेपोलियन के ऊपर पड़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रसिद्ध आदर्श स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व रूसो के विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण नेपोलियन ने रूसो के बारे में कहा, यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में फ्रांस में प्रथम कौंसिल किसको बनाया गया? तो वो नेपोलियन को बनाया गया था। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो गया तथा नवीन संविधान बनाया गया। इसमें नेपोलियन प्रथम काउंसलर, क्रम्बेसरी द्वितीय काउंसलर तथा लेबून तृतीय काउंसलर बना। नेपोलियन काउंसलर के रूप में 1799 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। नेपोलियन ने ल्यूनविले की संधि किस देश के साथ की थी? ऑस्ट्रिया के साथ की थी। नेपोलियन ने मोरेंजो तथा
होहोलिंडेन के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया तथा 9 फरवरी 1801 को ल्यूनविले की संधि की। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पहली विधि संहिता कब जारी हुई? तो ये 1804 ईस्वी में हुई। नेपोलियन ने 21 मार्च 1804 को पहली संहिता जारी की, जिसे सिविल कोड ऑफ फ्रांस कहा गया। नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। नेपोलियन की विधि की मुख्य विशेषता जो थी उसके बारे में बात करते अपन। पिता के पास सभी शक्तियों तथा पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का अधिकार समान है। उसके बाद पत्नी पर पति का नियंत्रण, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, ब्याज की दर सरकार तय करेगी और तलाक की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस के तीसरे सदन ने नेशनल असेंबली की घोषणा कब की थी? यह 17 जून 1789 की। 17 जून 1789 को अल्बसिए के निर्देशन से तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर प्रेसबर्ग की संधि की? तो ये डल्म का युद्ध था। 20 अक्टूबर 1805 को फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया को अल्मनगर में पराजित किया था। बाद में 26 सितंबर 1805 को ऑस्ट्रिया के साथ प्रेसबर्ग की संधि की। इस संधि के तहत वेनेशिया इटली को दिया गया, टाइगल बावरिया को दिया गया, बावरिया तथा गुटेनबर्ग फ्रांस में मिलाए गए और विलियम पीट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री को यह सुनकर हृदयाघात हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 1814 को मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जे के बाद नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेजा? तो ये एल्बा द्वीप पर नेपोलियन को पेंशन देकर भेजा। 11 अप्रैल 1814 को मित्र राष्ट्र नेपोलियन के साथ फाउंटेन ब्लू की संधि की। इसके तहत नेपोलियन को सत्ता से हटाया गया और उसके स्थान पर तेलेरा को अस्थायी सरकार के रूप में लाया गया। नेपोलियन को भूमध्य सागर में स्थित एल्बा द्वीप में भेज दिया गया। फाउंटेन ब्लू के तहत नेपोलियन ने समस्त अधिकार त्याग दिए। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का युद्ध 3 सम्राटों के नाम से जाना जाता है। 2 दिसंबर 1805 को 3 सम्राटों के युद्ध में फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय तथा रूस का अलेक्जेंडर प्रथम शामिल था। अगला प्रश्न है, वह आया, उसने देखा और जीत लिया। यह नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित था? तो ये इटली से संबंधित था, यानी इटली संबंधित था। नेपोलियन बोनापार्ट को सर्वप्रथम 1796 से 1797 में इटली विदेशी अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का सेनापति के रूप में पहला अभियान कौन सा था? तो पहला अभियान जो था वो तुलो के बंदरगाह का अभियान था। 1793 में तुलो के बंदरगाह का अभियान नेपोलियन का पहला अभियान था। तुलो फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह था, जिसे इंग्लैंड के सेनापति जनरल हुड ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नेपोलियन ने 3 महीने के भीतर तुलो को मुक्त करवा लिया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के द्वारा डायरेक्टर के शासन का अंत कब किया गया? तो 1799 ईस्वी में। डायरेक्टर के शासन का अंत करने की घटना फ्रांसीसी इतिहास में कूप टी टेट कहलाती है। 1795 में वर्साय 12 ने आमंत्रण पर नेपोलियन ने राजतंत्रवादियों का सफाया कर दिया। इस घटना को वेंडमियर महीना कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती और यदि कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी। यह कथन किसका है? ये नेपोलियन का है। इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, IMP। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को 1798 में मिस्र अभियान के लिए भेजा। नेपोलियन ने 1798 में पिरामिडों के युद्ध में मिस्री सेना को पराजित कर काहिरा, जो उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इसी समय नील के युद्ध में उसकी सेना इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन की सेना से परास्त हो गई, यानी फ्रांस की सेना नेपोलियन की सेना इंग्लैंड से हार गई। इस समय नेपोलियन को सूचना मिली कि फ्रांस के विरुद्ध यूरोप ने राष्ट्रों का गुट बना लिया है, यानी फ्रांस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का गुट बना लिया यूरोप ने। तब वह मिस्र अभियान छोड़कर बीच में ही फ्रांस आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 जुलाई 1792 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो ये था विदेशियों का घोषणा पत्र था। ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के मध्य संयुक्त सेना के सेनापति ब्रुन्सविक के ड्यूक ऑफ चार्ल्स विलियम फर्डिनेंड ने राज परिवार की सुरक्षा के लिए फ्रांस की आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए घोषणा प्रकाशित की थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्टेट जनरल की बैठक कितने वर्षों बाद बुलाई गई थी? तो 175 वर्षों बाद बुलाई गई थी। फ्रांस में नवीन करों को लगाने का अधिकार स्टेट जनरल के पास था, लेकिन इसका अधिवेशन 1614 ईस्वी के बाद से नहीं बुलाया गया। बाद में पार्लियामेंट की घोषणा के अनुसार 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। अगला प्रश्न है, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तो ये था तुर्गो। तुर्गो की नीति थी, कोई दिवालिया नहीं, करों में कोई वृद्धि नहीं और अधिक उदार नहीं। अगला प्रश्न है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 26 अगस्त 1789 को
मानव अधिकारों की घोषणा की गई। व्याख्या 26 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें 17 धाराएं थी। अगला प्रश्न है, पेरिस की औरतों ने वर्साय की तरफ कूच कब किया? तो ये 5 अक्टूबर 1789 को कूच किया। यह क्रांति का दूसरा दौर था, जिसमें पेरिस से वर्साय तक स्त्रियों ने अभियान किया और 6 अक्टूबर को स्त्रियां पेरिस वापस लौटी और उसके साथ राज परिवार, रोटी वाली की स्त्री, रोटी वाले का पुत्र भी चला। अब राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई। सुधार जो राष्ट्रीय सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था वह था मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 1789 से 1751 ईस्वी तक रहा था। तो ये थी अपनी 3 क्लासों में अपनों ने विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न देखे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित थे। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो दोनों क्लासें जरूर देखें। तीनों क्लासों में आपके फ्रांसीसी टॉपिक पूरा हो गया है, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित। तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।